नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 24 क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित में संख्या पद्धति। अंक गणित का मतलब दोस्तों अंकों का गणना करना, और इस अंकों के गणना करने में जो पहला सब्जेक्ट है हमारा, जो पहला चैप्टर हमारा है वो है संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। इस संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होते हैं, या संख्याएं जो भी होते हैं वो कार्य कैसे करते हैं। आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संख्या क्या है, नंबर क्या है। नंबर क्या है? तो नंबर क्या है कि अंकों के मिलने से ही संख्या का निर्माण होता है। अंकों के मिलने से ही संख्या का निर्माण होता है। जैसे विद्यार्थियों आप लोग जानते हो कि नंबर जो अंक होता है वो अंक 10 होता है, 0 होता है, 1 2 3 यानी कि 9 तक, 4 5 6 7 8 और 9 ये आपका अंक है। ये अंकों की संख्या 10 होती है। इन्हीं अंकों की संख्या को जब हम क्या करते हैं, संयुक्त रूप से लिखते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे हमारा संख्या क्या हो जाता है, जैसे हम एक अंक लेते हैं, 0 लेते हैं, तो 1 और 0 मिलकर क्या बन गया, 10 बन गया। ये हमारा संख्या है। और बड़ी संख्या ले सकते हो, जैसे आप 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, ये आपका क्या बन गया, एक संख्या बन गया, 246। तो इसी प्रकार से हम जब भी अंकों को मिलाएंगे तो अंकों के मिलने से ही क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। तो संख्या कैसे बनता है, अंकों के मिलने से बनता है। आइए हम लोग जानते हैं कि संख्या और कितने कितने प्रकार से होते हैं, हम उसको जानेंगे। सबसे पहले संख्या में हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है, बहुत ही आराम से पढ़िए कि वह संख्याएं जो संख्याएं गिनने में प्रयोग की जाती हैं, या वह संख्याएं जो गिनी जाती हैं, उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसी संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे क्या, जैसे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनेटिव तक हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा। यानी कि संख्याएं 1 से शुरू होकर जब अनंत तक हो जाती हैं तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हम लोग उसके योग के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग संख्या जान लीजिए, बहुत डिटेल में इसको बताना भी नहीं है, बहुत आराम से जानिए सब संख्याएं। प्राकृतिक संख्या के बाद आप लोग जानिए कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, बिल्कुल देखिए, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि इसमें अंतर क्या है कि प्राकृतिक संख्या सभी रहता है लेकिन इसमें 0 होता है। तो 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। जैसे 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक हो जाएगा, अनंत तक हो जाएगा, ये अनंत तक हो जाएगा। इसी के बाद पूर्ण संख्या के बाद हम लोग और आगे पढ़ते हैं। संख्या हम जल्दी पढ़ेंगे, बहुत लंबी वीडियो इसमें हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो है उसमें ज़्यादा मज़ा आप लोगों को पढ़ने में आएगा। पूर्ण संख्या के बाद आप लोगों का आता है पूर्णांक, जिसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में आप लोग देखिए, पूर्णांक क्या है। पूर्णांक का मतलब होता है कि पूर्ण और प्लस अंक। ये क्या है,
पूर्णांक। ध्यान दीजिए कि अंक तो जो पूरा होता है, अंक पूरा होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी भी अंक को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों में लिखते हैं तो उस अंक को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। बहुत सारे बच्चे जो पढ़े हैं वो 2 ही प्रकार से पढ़ते हैं कि उनको बताया जाता है कि पूर्णांक जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है धन पूर्णांक और दूसरा होता है ऋण पूर्णांक। लेकिन साथियों एक और पूर्णांक होता है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ भी लेता है, और इसका तीसरे का नाम है क्या, शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक में केवल क्या आता है, शून्य आता है। शून्य को ही शून्य पूर्णांक कहा जाता है, क्योंकि शून्य जो है, जीरो जो है, वह ना तो निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है, अर्थात ना ही धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। इसलिए एक अलग से इसको एक कैटेगरी में रखा गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। अब धन पूर्णांक की बात करें, धन पूर्णांक में क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं, धन के रूप से लिखते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5। ये क्लियर हो रहा है कि ये धन पूर्णांक है। अगर हम धन पूर्णांक, इसमें क्या होता है कि जब प्लस लिखते हैं तो ये लगता है कि हाँ कि ये धन पूर्णांक है। अगर धन का निशान नहीं भी लगा है, चिन्ह का निशान नहीं भी लगा है, तब भी आप लोग जान जाइएगा कि ये धन पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक में क्या होता है कि ऋण पूर्णांक में ये माइनस हो जाएगा, जैसे -1 -2 -3 -4 और -5, या और भी बढ़ता चला जाएगा, इसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये जो पूर्णांक होते हैं, इसी प्रकार से इसको हम क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। पूर्णांक क्या है, फिर से देख लीजिए कि पूर्णांक का मतलब जो अपने आप में पूर्ण होती है, और पूर्णांक जो होता है ये 3 भागों में विभाजित है, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। अब धन पूर्णांक में क्या होता है कि +1 +2 +3 +4 +5 ये प्लस करके लगेगा, और ऋण पूर्णांक में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये इसी प्रकार से बढ़ता हुआ चला जाएगा। और शून्य पूर्णांक आपका जो होता है केवल वो शून्य होता है, इसलिए इसको एक नई कैटेगरी दिया गया, एक अलग कैटेगरी दिया गया। क्यों? क्योंकि जीरो जो होता है, शून्य जो होता है, यह ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसलिए जो है इसको शून्य पूर्णांक की कैटेगरी में रखा गया है। आगे चलते हैं, अगला हम लोग आगे पढ़ते हैं सम संख्याएं। अगला है सम संख्याएं। सम संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इवन नंबर। वीडियो कई पार्ट में बनाएंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, इसलिए प्रयास है कि छोटे छोटे वीडियो बनाया जाए और चीज़ों को अच्छी तरह से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया जाए। तो सम संख्याएं आप लोग जानते हो, बहुत पहले से ही पढ़ाया जाता है कि सम संख्याएं क्या है, कि वह संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो जाती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, ऐसे ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे प्रथम सम संख्या आपका क्या है, 2। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये भी अनंत तक हो जाएगा, ये भी अनंत तक हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार से ये भी चलता रहेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी संख्या दिया जाता है। अगर मान लो बहुत बड़ी संख्या दे दिया जाए 4 6 3 9 7 7 2, तो इसका मतलब क्या है कि अगर इतनी बड़ी संख्या है तो हमें इसमें पूरे में 2 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, केवल इकाई का अंक पकड़ना है। अगर इकाई का अंक क्या होता है, अगर इकाई का अंक 2 4 6 8 या 0, अगर इकाई का अंक कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इकाई का अंक क्या होता है 2 4 6 8 या 0 होता है, तो संख्या हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है। वो संख्या हमेशा क्या होता है, सम संख्या होता है। आप लोग कोई भी बड़ा संख्या हो, उससे हमें नहीं है, आप लोग इसे गुमराह करिए 7 7 3 3, अब 0 आ गया तो ये 2 से डिविजिबल होगा, हमें डिविजिबल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है। 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला हमारा है विषम संख्या। विषम संख्या
विषम संख्या इसको हम लोग कहते हैं ऑड नंबर। सम संख्या हम लोगों ने पढ़ा कि जो 2 से विभाजित हो जाए, और विषम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित ना हो सके, जो 2 से डिविजिबल ना हो, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या है 1 3 7 9 11 13, ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक, ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये सारी संख्याएं क्या हैं, अनंत, ये सारी संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। अब क्या है बड़ी संख्या देगा। अगर बड़ी संख्या जैसे हो जाए, मान लो 4 8 6 2 6 1, इस प्रकार से अगर आ जाए तो हमें क्या है कि अगर आप लोग 2 प्रकार से जान सकते हो कि अगर यहाँ पर क्या है, अगर इकाई का अंक अगर विषम होगा, अगर इकाई का हमें पूरे से मतलब नहीं है, अगर इकाई का अंक क्या होगा, विषम होगा, तो पूरा संख्या हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा इसमें फिर 2 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार से जान सकते हैं कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर इकाई का अंक क्या हो, अगर इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, अगर ये इकाई के अंक के स्थान पर आते हैं 1 3 5 7 9, तो आप लोग एकदम क्लियर हो जाइए कि संख्या चाहे जितनी बड़ी होगी, वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी विषम संख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं अगला, इसके बाद भाज्य संख्या। थोड़ा आप लोग, बहुत बच्चे भाज्य और विषम संख्या में कंफ्यूज रहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ये है हमारा भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या है कि वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से डिविजिबल हो जाती हैं, यानी कि वह संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया। ये जैसे कुछ बच्चे देखते हैं कि सर यहाँ पर 9 आ गया, ये तो विषम संख्या है, ये 21 आ गया, ये भी विषम संख्या है, ये 15 आ गया, विषम संख्या, विषम संख्या है। लेकिन सभी विषम संख्याएं जो है भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन कुछ विषम संख्याएं जो होती हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे क्या है, मैंने क्या कहा कि डिविजिबल किसी भी संख्या से डिविजिबल हो जाए, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे 9 आपका क्या हो रहा है, 3 से 3 त्रिक 9, ये डिवाइड हो रहा है। ये 15 है, 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये 21 है, 3 और 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं कि किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती हैं। और जितने सम संख्याएं होती हैं, सभी सम संख्याएं क्या होती हैं, सभी सम संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी विषम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं होती हैं, इस चीज़ को आप लोग जानिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला, अभाज्य संख्या। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। और इस अभाज्य संख्या को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, रूढ़ संख्या कहा जाता है, रूढ़ संख्या भी इसको कहा जाता है। अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या तो एक ऐसा संख्या है जो यूपी टेट से बिल्कुल चिपक चुका है। यूपी टेट से पता नहीं क्या संबंध है इसका कि हमेशा पूछा जाता है, यूपी टेट में कभी गैप नहीं करता, हमेशा पूछा जाता है अभाज्य संख्या के बारे में। देखिए अभाज्य संख्या क्या है कि वह संख्याएं जो किसी संख्या से डिविजिबल ना हो, वह संख्याएं जो किसी भी संख्या से डिविजिबल ना हो, या कहा जाता है कि वह संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से
विभाजित ना हो, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, या ऐसे संख्या को हम रूढ़ संख्या कहते हैं, या ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। इसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, बहुत सारे हैं। इसी प्रकार से संख्याएं, बहुत सारे संख्याएं हैं, तो बहुत सारी संख्या इस प्रकार से आपका ये जो संख्या होगा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर एक नहीं लिखा गया, तो एक नहीं है, एक जो है वो विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। यही तो पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। बहुत सारे बच्चे टिक करके आते हैं गलत, एक। बहुत सारे बच्चे एक टिक करके आते हैं कि जब पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो एक टिक करके आते हैं, और एक नंबर जो एकदम फ्री में मिलता है वो गलत हो जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है आपका वो क्या है, 2 है। ये पूछा जाता है, या पूछा जाता है कि सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है। कई प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन, सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है, वो भी क्या है, 2 है। ये पूछा जाता है कभी कभार कि सम अभाज्य संख्या क्या है, तो सम अभाज्य संख्या क्या है, सम अभाज्य संख्या भी यही क्या है, 2 है। तो कभी कभार पूछा जाता है कि ऋणोत्तर अभाज्य संख्या क्या है। ऋणोत्तर अभाज्य संख्या एक बार पूछा गया है टेट में कि ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, ऋणोत्तर का मतलब होता है कि छोटा, सबसे छोटा। तो धनात्मक बड़ा, ऋणोत्तर छोटा, तो ऋणोत्तर अभाज्य संख्या कभी कभार पूछा जाता है, तो उसका मतलब भी क्या हो जाएगा, 2। ये कई प्रकार से पूछा जाता है। या पूछा जाएगा कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, तो एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। केवल यही 2 एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, कोई और दूसरे अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं है। आगे देखिए, इसमें से जितने भी नंबर हैं, ये सभी नंबर क्या हैं, केवल 1 से और स्वयं से केवल डिवाइड होंगे और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे। उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखिए, आगे हम लोग देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या भी हम लोग पढ़ रहे थे, अभाज्य संख्या, अब आ गया सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है, ये 2 या उससे अधिक नंबर का जो युग्म होता है, 2 या उससे अधिक नंबर जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में मिले। जैसे कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए 5 हो या 3 है, ये क्या हो गया, एक संख्या का जोड़ा हो गया। अगर संख्या का जोड़ा है, अगर इस संख्या का जोड़ा का अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड हम देखेंगे, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। ये किसी भी संख्या से कटने वाला नहीं है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1। या हम कह सकते हैं 2 या उससे अधिक संख्या का जो HCF होता है, क्या होता है, HCF। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन जान लीजिए, आप लोग पढ़ोगे कुछ लोग, तो HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी कि मासा जिसको हम लोग कहते हैं। यानी कि जिस 2 संख्याओं का या अधिक संख्याओं का अगर मासा क्या होता है, 1 होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप 5 3 ले लिए, जैसे आप 1 8 ले लीजिए, जैसे आप 2 7 ले सकते हैं, कोई भी संख्या लीजिए। अगर आप कोई भी संख्या इस प्रकार से लेंगे जिसका महत्तम समापवर्तक या मासा या उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, जैसे आप चलो ले सकते हैं 9 ले लिए और उसके बाद आप 10 ले लिए, ये इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा सबका। अगर आप HCF निकालेंगे तो सबका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जहाँ इस प्रकार से अगर 2 संख्या या अधिक संख्या इस प्रकार से फॉलो करती हैं, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम लोग चलते हैं, अगला है हमारा परिमेय संख्या। अगला हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या
इसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इसको हम लोग जानेंगे क्या है। परिमेय संख्या क्या कहा जाता है, ये भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी संख्या को p/q के रूप में या कहीं कहीं लिखा जाता है किसी संख्या को जब हम m/n के रूप में लिखते हैं तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आप लोग सीधा सीधा जानिए कि जब किसी संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, जब किसी संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, भिन्न के रूप में लिखा जाता है, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए कि ये जो होता है, जहाँ पर ये भी जान लीजिए कि जो भिन्न का जो हर है, जैसे यहाँ p/q, q नॉट इक्वल टू 0 या n है यहाँ n नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर n 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो भिन्न के रूप में है, भिन्न का जो हर है वो हर 0 नहीं होना चाहिए। एक बात और कि जब भी परिमेय संख्या हम उसी को कहते हैं कि जब भिन्न के रूप में हो और वो शांत दशमलव तक हो, यानी कि जब उसको हम दशमलव में अगर डिवाइड करें, दशमलव में डिवाइड होने पर वो शांत हो जाए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती अवस्था कहते हैं। कि जब वो कुछ दशमलव के स्थान तक जाकर वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे आप लोग देखिए, जैसे क्या है 1/2, आपका 1/2 है, आप काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। इसी के बाद जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग कर सकते हैं 2/5, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे आप लोग क्या कर सकते हैं 6/5 कर सकते हैं। ये सारी ये इस प्रकार के जो संख्याएं हैं, जैसे आप लोग क्या कर सकते हो 3/10। ये सारी संख्या इस प्रकार से जो संख्याएं होंगी, ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए कि परिमेय संख्या क्या है, कि वह संख्याएं जो p/q के, m/n के, या जिसको हम मान सकते हैं कि जो भिन्न के रूप में जो संख्याएं लिखी जाती हैं, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जैसे क्या, हर इसका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, n नॉट इक्वल टू 0, या जैसे ये क्या है हमारा कि जब भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो वो आवर्ती अवस्था में होना चाहिए, अर्थात वो एक शांत दशमलव तक होना चाहिए। यानी कि जब हम उसको डिविजिबल करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए कि एक दशमलव के कुछ स्थानों तक हो जाकर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाना चाहिए। ये है जैसे 1/2, 2/5, 6/5, 3/10, ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। अब ये इरेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिसको हम रूट के रूप में लिखते हैं, वह संख्याएं जिसको हम किसके रूप में लिखते हैं, रूट के रूप में लिखते हैं, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। बहुत आसान है अपरिमेय संख्या को पहचानना। जैसे क्या है, √2, √3, √5, √7, कुछ भी ले, 3√5, 2√7 या 5√2, ये सारी ये जो संख्याएं हैं जो रूट के रूप में लिखी जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ एक कन्फ्यूजन रहता है कुछ बच्चों को कि रूट के रूप में तो होना चाहिए, लेकिन इसका पूर्ण वर्ग नहीं होना चाहिए। इसका पूर्ण वर्ग नहीं, रूट के रूप में ऐसी संख्या जो रूट के रूप में हो लेकिन उसका पूर्ण वर्ग ना हो, ऐसी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कुछ बच्चे सवाल अगर ये ना कर दें कि सर क्या √16 ये क्या अपरिमेय संख्या, ये भी रूट के रूप में है, ये भी रूट के रूप में है। अगर कभी कभार देता है कि √16 दे दिया गया
पहचानने के लिए कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो विद्यार्थियों ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग बन रहा है भाई। क्या है? 16। 16 का वर्गमूल क्या होता है? ये 4। ये 4 हो गया तो ये रूट में कहाँ है? तो कुछ कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है और कभी कभार एग्जाम में जब पूछा जाता है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन है, तो इसी प्रकार से देता है। जैसे आपको दे दिया जाए क्या कि कहा जाए कि अंडर रूट 121, तो ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकल जाएगा। वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, वही संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। एकदम क्लियर जानिएगा। वो रूट के रूप में लिखा जाए लेकिन उसका क्या ना निकले? पूर्ण रूप से वर्गमूल ना निकले, पूर्ण वर्गमूल ना निकले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो टॉपिक है, अगला नंबर जो है हम लेते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर। ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। अब इस वास्तविक संख्या में क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या हैं? यानी कि वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप में लिखा जाता है। ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप में लिखा जाता है, ऐसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे क्या है? 1/2 ये परिमेय है, जैसे √2 ये अपरिमेय है। जब हम इस प्रकार से लिखते हैं यानी कि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे क्या हो जाएगा? 3√5 ये क्या हो जाएगा? जैसे 11√5 ये सब आपका क्या हो जाएगा? अब वास्तविक संख्या हो जाएगा। यानी कि वास्तविक संख्या क्या है? फिर से आप लोग देख लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय के वास्तविक, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप से लिखने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि यह संख्या पद्धति में जो संख्या था ये आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा तो मोटिवेशन के लिए आप लोग इस चैनल को, टारगेट 24 क्लासेज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आज का क्लास बस यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 संख्या पद्धति का ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।